जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिजिक्स क्लास 9th के चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशंस। अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले जाकर चैप्टर नंबर 1 मोशन एंड चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में वीडियो जरूर देखें। मैं डीपली आपका सिलेबस क्लास 9th का फिजिक्स बहुत अच्छे से समझाया हूँ और साथ में PDF के साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लें, क्योंकि एग्जाम में आपकी नोट्स बहुत ही काम आएगी। तो बिना टाइम पास किए हुए मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि आपका जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसका नॉलेज आपको इसी चैप्टर में मिलने वाला है। और साथ में इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे कोई बॉडी सिंक करता है, मतलब डूबता है, और हाउ एनी बॉडी फ्लोट मतलब तैरता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बट हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट में है अभी, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आपको पता होगा इन यूनिवर्स, लुक हियर, इन यूनिवर्स देयर इज मेनी बॉडीज, मेनी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एज द प्लैनेट्स, लाइक एज द सैटेलाइट्स, लाइक एज द एस्ट्रॉयड्स, एनीथिंग कॉमेट्स and our earth, sun, stars, etc, and we are also the parts of our universe. We are also the parts of universe. That means all thing you see around you, जितने भी चीज आप लोग अपने आसपास देख रहे हैं सभी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन का पार्ट है। तो क्या होता है, ये हर एक बॉडी के पास अपना कुछ न कुछ क्या होता है, मास होता है। तो मान लेते हैं बॉडी m मास 1 का है और एक और बॉडी उसका मास क्या है, m2 है। तो यह दोनों बॉडी में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम। ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। यानी कहने का मतलब ये भी हुआ कि आपके सामने जो बुक रखा हुआ है, आपके सामने जो स्टूडेंट्स है, आपके सामने जो भी थिंग्स रखा हुआ है ना, वो सब एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और बाय अ हाइपोथेटिकल फोर्स, ये विजुअल फोर्स नहीं है, ये दिख नहीं रहा है, बट एक फोर्स है जो वर्क कर रहा है एक दूसरे को टिल्ट टुवर्ड्स करने में, दैट मीन्स अट्रैक्ट करने में। और इस फोर्स का नाम पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स डिफिनेशन क्या हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का, याद करो। मैं जब फोर्स के टाइप्स पढ़ा रहा था और मैं आपको पढ़ाया था देयर इज 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वहां नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किए थे। तो सिमिलर वही बात करेंगे कि इन यूनिवर्स ऑल द मासिव बॉडी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मासिव बॉडी? मासिव बॉडी का मतलब द बॉडी विच है मास, और यू नो इन द केमिस्ट्री ऑल बॉडी हैव द मास। जितनी भी बॉडी है, जितनी मैटर है, सबके पास क्या है, मास है। क्योंकि मैटर और बॉडी या ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है एनीथिंग विच हैव द मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। सो जितने भी यूनिवर्स में बॉडी है ना, वो सब एक फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो एक बॉडी यहाँ भी है, तो ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसी फोर्स का नाम पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो बोलना पड़ेगा आपको, इन यूनिवर्स ऑल मासिव बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में आपको देखो सैटेलाइट, प्लैनेट को प्लैनेट, सैटेलाइट को सन, सैटेलाइट को सन, प्लैनेट को जुपिटर, मार्स को मार्स, जुपिटर को, डिफरेंट थिंग्स अट्रैक्ट द डिफरेंट थिंग्स। Such types of force is called the gravitational force. तो I hope definition समझे होंगे। What is the gravitational force? The force which attract another body in universe is called the gravitational force. और एक होती है force of gravity या ग्रेविटी बोलते हैं, सो ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटी बोलो, सीधा सिंपल ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या होती है, जब एक बॉडी, क्योंकि हमेशा ये लगेगा 2 बॉडी के बीच में, जब एक बॉडी क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, दैट मीन्स अर्थ क्या हो जाए, अर्थ, और कोई दूसरा बॉडी को अर्थ क्या करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तब ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट इसका नाम पड़ जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल by which earth attracts anything towards itself, towards the center of the earth is called force of gravity, या simply I called the gravity। तो gravity क्या है, एक force of gravitation ही है, that means gravitational force ही है। लेकिन वह क्या होता है, उसमें एक बॉडी क्या जाएगा, अर्थ आ जाएगा। अर्थ जुपिटर को अट्रैक्ट कर रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप देखो ना, अभी एक स्टोन गिरा हुआ अपने फर्श पे, स्पेस सरफेस पे, वो स्टोन क्या होगा, नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी फोर्स, अर्थ क्या उसको अट्रैक्ट किया। तो जिस फोर्स से उसको अर्थ अट्रैक्ट किया ना, उस फोर्स का नाम क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये कोई नया चीज नहीं है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट अर्थ के सेंस में इसका नाम आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहां देखो डेफिनेशन में आपको बताया था, इन यूनिवर्स ऑल द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू
each other by a attractive force. This attractive force is the gravitational force. Okay, or what is the force of gravity? The force of gravity is what? A force of gravitation by which earth attract anything towards its center. अपने सेंटर की ओर अर्थ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो मैं आपको डिफिनेशन दिखा देता हूं. ग्रेविटेशन फोर्स, द फोर्स विथ विच टू objects attract to each other is called the gravitational force. And here the force of gravity is might what? The gravitational force between the earth and other object. एक कंपल्सरी है, एक ऑब्जेक्ट बन जाए अर्थ, यानी अर्थ खींचे जब किसी को, देन दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. आई होप ये ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आई. अब बात करते हैं, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो हाउ मच इट इज अप्लाइड. अब कैलकुलेट तो करेंगे, बिकॉज इट इज अ कैलकुलेशंस. आपको पता है फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड. तो कोई भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मस्कुलर फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सबका कैलकुलेशन होता है. तो मैं अभी फिलहाल आपको ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा रहा हूं, तो उसके कैलकुलेशन की बात करेंगे, हाउ वी मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट डेफिनेशन बताया कि दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो बात आती है कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, हाउ वी कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसके लिए न्यूटन्स आए और न्यूटन्स ने एक लॉ दिया, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्लियर? या इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ऑल यूनिवर्स, नॉट ओनली द अर्थ, नॉट ओनली द मार्स, नॉट ओनली ऑन द मून, एनीवेयर इन यूनिवर्स, एनी स्पेस, कहीं भी अप्लाइड होता है. सो इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब ये बात यहाँ पे हुई, जैसे आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स होता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि फोर्स कितना लगेगा. तो आपको प्रूफ किया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. याद करो, अगर आप नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियो को देखो, पक्का गारंटी समझ आएगी. बहुत आसान वे से मैं प्रूफ किया हूँ सबको. तो अब आप बात करते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना अप्लाइड होगा, कैसे, न्यूटन ने क्या लॉ दिया. तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूटन्स? बिकॉज न्यूटन्स गिव. और न्यूटन्स ने क्या बोला था, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है. देखो यहाँ पर बोला था न्यूटन्स कि एक हमेशा दो बॉडी होना चाहिए कम से कम. लेट वन बॉडी हैव द मास 1, अनदर बॉडी हैव द मास 2. क्लियर? एंड बोथ आर द सेपरेटेड एट द r डिस्टेंस. दोनों के बीच गैप कितना है? डिस्टेंस r है. तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा कि नहीं? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? ये m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा. और कंसीडर कर लेते हैं दोनों के बीच का गैप कितना है? r है. तो न्यूटन ने क्या बोला था? दो स्टेटमेंट दिया था. कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास, यानी m1 इंटू m2 के बराबर होगा. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास. देख लो, m1 इंटू m2, दोनों का मास को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी डायरेक्टली होगा. एंड सेकेंड में बोला था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. लुक हियर, आई राइट हियर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो ये डिस्टेंस है उसका क्या था? स्क्वायर के इनवर्सली होगा. लुक हियर, if inversely proportional to square distance between them and directly proportional to product of the mass between them. यानी आप दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करो. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंबाइन करेंगे तो एक F इज इक्वल टू, ऊपर में क्या हो जाएगा? मास 1 इंटू मास 2 आ जाएगा, और बाई में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा. अब बताओ, मैंने इससे पहले भी हटाया था, ये प्रोपोर्शनल का साइन है. इस साइन को जब भी रिमूव करते हैं कांस्टेंट आता है, और वह कांस्टेंट यहाँ क्या आता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G आता है. क्या आता है? कैपिटल G इज इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर आता है. ये आता है, क्या आता है? m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर आता है. ये देखो फॉर्मूला निकल गया. अब यहाँ g क्या है? कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, UGC. क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये देखो एक चीज याद रखना, ये कांस्टेंट है, दैट मीन नॉट चेंज, और यूनिवर्सल है, मतलब ऑल वेयर एप्लीकेबल. और ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो अब बात कीजिए सर, इसका भी तो कोई वैल्यू होगा. जैसे याद करो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जब मैं प्रूफ किया था वहाँ के कांस्टेंट डाले थे और बोले थे के का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा. तो वैसे एक साइंटिस्ट था कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था, और वो कैपिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट आई से? दिस इज जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यानी मैंने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया, F इज इक्वल टू G
m1 m2 बाई आर स्क्वायर। किससे मैंने इसको ड्राइव किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अगर आपको दो बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है तो बॉडी का मास यहाँ पर डाल दो, एक बॉडी का और मास यहाँ डाल दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ कर दो और मैं जी के वैल्यू बताऊंगा। तो कैवेंडिश नाम का जो साइंटिस्ट था उसने जी के वैल्यू निकाला 6.67 इंटू 10 के पावर -11 और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात कीजिएगा सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे होता है? तो मैं अभी जस्ट इसको निकाल रहा हूँ, मतलब यूनिट्स में बताऊंगा। ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। व्हाट इज द कैपिटल जी वैल्यू? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे किसने बनाया? कैवेंडिश। कौन साइंटिस्ट? कैवेंडिश साइंटिस्ट ने। ये लॉ किसने दिया? तो न्यूटन दिया। लॉ का नाम क्या है? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके गाइज, तो मैं स्टेटमेंट देख लेता हूँ। लुक हियर, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट बना लीजिएगा। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज द गिवन बाय द न्यूटन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन क्या था, स्टेटमेंट क्या था? तो एवरीबॉडी इन यूनिवर्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट every other body with force of directly proportional to with स्टेटमेंट में थोड़ा इस टाइप में लिखा हुआ, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने आपको बोल दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी स्क्वायर का क्या होगा वो, तो मान लेते हैं यहाँ देखो इसका मैंने प्रूफ दिया, बहुत आसान प्रूफ है। एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी क्या है? बी है, और मास क्या है? m1 है, दूसरा का मास क्या है? m2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। ठीक है, तब बताइए तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड F डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। लुक हियर, मैंने दोनों को क्या किया? कंबाइन किया। इक्वेशन 1 कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हियर आई गेट व्हाट? F इज इक्वल टू, लुक हियर, F इज इक्वल टू m1 m2 by r स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा g, और इस g का नाम क्या पड़ता है? g इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant and its value, the value of the g is the 6.67 into 10 power -11, और यहाँ कुछ यूनिट आएगा। अभी मैं यूनिट निकाल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। 6.61 into 10 power -11 ये किसने दिया था? कैवेंडिश दिया था। कैसे दिया था? कैवेंडिश, CAVANDISH। ये कैवेंडिश नाम का साइंटिस्ट दिया था उसके बारे में, और कितना वैल्यू दिया था? 6.67 into 10 power -11। ठीक है, अब आते हैं हाउ वी फाइंड द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का यूनिट कैसे निकालेंगे? लुक हियर, कैपिटल जी का यूनिट निकालने का फॉर्मूला में चलते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता था? G m1 मास 1 m2 मास 2 बाई आर स्क्वायर। चलो जी, अब बताओ ए फोर्स का वैल्यू न्यूटन, जी छोड़ दो, मास का वैल्यू क्या होता है? kg इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर लिख सकते हैं, और डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ चल जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? लुक हियर, यहाँ देखते रहो, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये चल जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा? पर केजी स्क्वायर। यानी कैपिटल जी का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके गाइज, लुक हियर, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हाट वी नो दैट F is equal to gmm by r square. So here put the value of the force. Force is a Newton, g means g, mass 1 mass 2 into kg and r means the meter square. Look here, then cross multiply Newton meter square and here kg, और kg चल जाएगा बाई में, कैपिटल जी का वैल्यू निकल, सॉरी वैल्यू नहीं, कैपिटल जी का यूनिट निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी अब पूछेगा जी का वैल्यू क्या होता है, तो बोलना पड़ेगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, लुक हियर, यहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है, अब आते हैं कैपिटल जी का डेफिनेशन। बहुत कोई पूछता है डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो मैं इसको डिफिनेशन करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि F इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था? G m1 m2 r स्क्वायर। अगर मान लो दोनों बॉडी 1 kg का है और डिस्टेंस भी 1 मीटर का है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आप 1 पुट कीजिएगा, यहाँ भी 1 पुट कीजिएगा, यहाँ भी 1 पुट कीजिएगा, तो ये सबका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब F इक्वल टू क्या निकल जाएगा? G निकल जाएगा। यानी ये डिफिनेशन बन जाएगा। कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G, UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, force of gravitations when the massage of the body is 1 kg and distance between them is 1 meter। यानी एक kg का बॉडी हो जाए और डिस्टेंस क्या हो जाए? 1 मीटर हो जाए, तो G जो होता है ना कैपिटल G, वो कैपिटल G किसके बराबर हो जाता है? फोर्स के बराबर होता है। और कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। लुक हियर, क्या है? इफ द मास m1 and m of two bodies are 1 kg and the distance between them is 1 meter, then put here value, this become the 1 and you get the what? F is equal to G। ठीक है, G, और ये डिफिनेशन होगा किसका? बॉडी के बारे में। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे YouTube के चैनल के साथ,
और अगले वीडियो में हम लोग ये वीडियो इतना ही पेंट करते हैं। मैंने क्या समझा आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया, मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इससे पहले मैं आपको बताया था व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले था ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखना, इन यूनिवर्स ऑल बॉडी अट्रैक्ट बाई अ फोर्स ईच अदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल या सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसका मैंने आपको पढ़ाया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हेन द अर्थ अट्रैक्ट एनीबॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसका मैंने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, या इसी को बोलते थे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन दिया था इसलिए, और यूनिवर्सल की बोलते पूरा यूनिवर्स में एप्लीकेबल। क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और कंबाइन करने पे आया था फॉर्मूला F इज इक्वल टू G कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर M1 मास 1, M2 मास 2 एंड R इज द डिस्टेंस एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कैवेंडिश ने दिया था 6.67 इंटू 10⁻11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसका मैंने आपको बताया कैपिटल जी का डिफिनेशन। कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज द 1 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द 1 मीटर, सो जी बिकम द एफ। ओके, तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसा फोर्स लगेगा स्मॉल बॉडी बिग बॉडी के बीच में, कैसा फोर्स लगेगा। और तब हम लोग कुछ कैलकुलेट, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल्स देखने के बाद हम लोग बात करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कहाँ कहाँ एक्टिव है, और फिर से आएंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस, यानी जो प्लानिट अब मूव करता है आज भी सोलर सिस्टम में, उसके बारे में केपलर साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, 3 लॉ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देन हम लोग चलेंगे फ्री फॉल की ओर। किस पे चलेंगे, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब आप समझते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक स्टोन को और एक फर को, पंख को अगर वैक्यूम में गिराता हूँ जहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ दोनों एक ही साथ गिरेगा। बट अभी अपनी छत पर से चले जाइए और एक स्टोन को फेंकिए और एक फर को फेंकिए, दोनों स्टोन पहले गिरेगा, फर बाद में गिरेगा, क्योंकि यहाँ वो फ्री फॉल नहीं होगा। तो फ्री फॉल देखेंगे, उसी में आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जो आप जानते हैं स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये स्मॉल जी अलग चीज है, वो कैपिटल जी अलग था। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। बट ये पढ़ाएंगे, ये वेरिएबल्स होता है, प्लेस टू प्लेस, इक्वेटर टू पोल, अप टू डाउन, ये सब चेंज होगा। और उसका हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, तब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इसी में पार्ट्स है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे ये फ्री फॉल के बाद हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, फ्लोटिंग के बारे में बात करेंगे, कोई बॉडी कैसे डूबता है, तैरता है। तब हम लोग अगला टॉपिक है डेंसिटी, और ऐसे करते हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तब तक आप मेरे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।